अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम मैट्रिसेस मेथड के एक मेथड के बारे में सीखने वाले हैं जो कि क्रैमर्स रूल्स कहलाता है। ये क्रैमर्स रूल के थ्रू हम इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये भी मैट्रिक्स रूल्स का एक तरीके का रूल है जो हमारे साथ यूजुअली पेपरों में पूछा जाता है कि क्रैमर्स रूल के थ्रू किस तरीके से इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। अच्छा, ये हमारे पास पूरी इक्वेशन दी हुई है, इसको हमें क्रैमर्स रूल्स के थ्रू सॉल्व करना है। अच्छा, इसमें दो रूल हैं जो कि समझने बहुत ज़रूरी हैं। वो ये कि हमारे पास जितने भी कोफिशिएंट, जितने भी वेरिएबल के साथ जितने भी वेरिएबल दिए हुए होते हैं वो सारे लेफ़्ट साइड पे रहते हैं। इसी तरीके से जितने भी हमारे पास कांस्टेंट होके वो हमें राइट साइड पे करने होते हैं। पहला रूल ये है। और दूसरा रूल ये है कि हमें साथ साथ ये भी देखना होता है कि हमारे पास पहली इक्वेशन में जितने वेरिएबल दिए हुए हैं क्या वो दूसरी इक्वेशन में भी मौजूद हैं और तीसरी इक्वेशन में भी मौजूद हैं। अगर वो दूसरी और तीसरी इक्वेशन में मौजूद हैं तो फिर ठीक है, इक्वेशन को इसी तरीके से शिफ्ट करके हम आगे का काम करेंगे। लेकिन अगर मौजूद नहीं है तो हमें उसको एडजस्ट करना पड़ेगा ज़ीरो के थ्रू। वहाँ पे जो भी हमारे पास कोफिशिएंट नहीं दिया होगा वहाँ पे हम ज़ीरो के साथ वेरिएबल लगाएंगे और उसके बाद आगे उसे कंटिन्यू करेंगे। जैसे पहली इक्वेशन में हमारे पास एक्स भी दिया हुआ है, वाई भी दिया हुआ है, जेड भी दिया हुआ है। लेकिन दूसरी इक्वेशन में हमारे पास सिर्फ एक्स दिया हुआ है और जेड दिया हुआ है, हमारे पास वाई नहीं दिया हुआ। तो यहाँ पे हम वाई को एडजस्ट करेंगे किस तरीके से, ज़ीरो वाई लगा के। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास y दिया हुआ है और z दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास x नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे हम x को एडजस्ट करेंगे 0x लगा के। आइए देखते हैं किस तरीके से। x y माइनस 2z और इज़ इक्वल्स टू -1। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि कोफिशिएंट सारे हमारे पास जितने कांस्टेंट होते हैं, कोफिशिएंट नहीं सॉरी कांस्टेंट हमारे पास जितने होते हैं वो सब हमारे लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो हमने कांस्टेंट को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया, बाकी वेरिएबल्स को हमने राइट साइड पे रहने दिया। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन में हमारे पास x मौजूद है और हमारे पास z मौजूद है, लेकिन हमारे पास y मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे हम y को एडजस्ट करेंगे। देखिए x को इसी तरीके से और y को हमने इस तरीके से एडजस्ट किया और z को हमने -3z कर दिया और इज इक्वल्स टू हमने यहाँ पे 4 कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पे x मौजूद नहीं है तो हमने यहाँ पे 0x लिखा प्लस y लिखा प्लस का 4z लिखा, क्योंकि हमारे पास ये इधर आ जाएगा और ये हमारे पास -3 होगा। ये हमारे पास एक इक्वेशन समझ लें बन गई है। फॉर एग्जांपल हमने जो भी इक्वेशन बनाई है ये हमारे पास इक्वेशन पूरी सेट हो गई। अब फॉर एग्जांपल फॉर एन इंस्टेंट हम इसको कह देते हैं कि पहले हमें इसको कन्वर्ट करना है मैट्रिक्स फॉर्म में। अब ये हमारे पास इक्वेशन पूरी मुकम्मल हो चुकी है। अब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में राइट करेंगे। अच्छा, मैट्रिक्स फॉर्म में राइट करने के किस तरीके से किया जाता है, जितने भी हमारे पास कोफिशिएंट के साथ वेरिएबल होते हैं उनको हम उठा के एक जगह लिख लेते हैं और इसी तरीके से हमारे पास जितने वेरिएबल होते हैं उनका मैट्रिक्स एक अलग बनता है और जिससे जितने इक्वल्स टू के बाद होते हैं उनका मैट्रिक्स एक अलग बनता है। जैसे इस तरीके से यहाँ पे x के साथ 1 है, यहाँ पे भी x के साथ 1 है और यहाँ पे x के साथ 0 है। तो इस तरीके से हमारे पास 1 1 और 0 बन जाएगा। इसी तरीके से y के साथ 1 है, y के साथ 0 है, y के साथ 1 है, इस तरीके से 1 0 1 बन जाएगा। यहाँ -2 है, यहाँ -3 और यहाँ पे +4 है। -2 -3 और ये 4 हमारे पास बन गया और ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया। सही है, ये हमारे पास सिर्फ अभी कांस्टेंट, उनके कांस्टेंट का जो हमारे पास वेरिएबल है उनके कांस्टेंट का मैट्रिक्स बना है। इसी तरीके से वेरिएबल का अलग मैट्रिक्स बनेगा। हमारे पास कितने वेरिएबल हैं, x है, y है और z है। तो इस तरीके x y और z का एक अलग वेरिएबल, एक अलग मैट्रिक्स बन गया। इसी तरीके से इक्वल्स टू लगा के जो इक्वल टू के बाद जितने कॉन्स्टेंट दिए हुए उनका मैट्रिक्स एक अलग बन जाएगा, 4 और -3। इसको समझ लें कि हमारे पास इस तरीके से हुआ। अब फॉर एन इंस्टेंट हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है वो ए के बराबर ले लेते हैं, उसे इसे बी के बराबर ले लेते हैं और इसे सी के बराबर ले लेते हैं, जस्ट फॉर एन इंस्टेंट कि उसको एक इक्वेशन बना दें हम। तो हमने क्या किया, लेट इसको ए बना लिया, इसको बी बना लिया और इसको इक्वल्स टू के बराबर सी बना लिया, इसको इक्वेशन 1 कंसीडर करके ऐसे दे दिया। सही है। अच्छा, अब हमारे पास क्या, एडजॉइन के लिए हम इस मैट्रिक्स को उठाएंगे और एडजॉइन का निकालने का तरीका ये होता है कि हम एडजॉइन का मतलब ए का एडजॉइन निकाल लें तो ए के साथ इसी तरीके से मॉड्यूलस लगते हैं और इस तरीके से ये उसका जो भी मैट्रिक्स होता है इसको उठा के इसमें इस तरीके से लिख देते हैं। तो ये हमारे पास एडजॉइन निकालने का तरीका होता है। अब क्या करते हैं, इसको हमारे पास एक्सपेंड करना होता है हमारे पास। अच्छा, इसको एक्सपेंड करने का एक तरीका होता है कि इस तरीके से इसे एक्सपेंड किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर फॉर एन इंस्टेंट मैं आपको ये कह दूं कि यहाँ पर हमारे पास प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये हमारे पास साइन होते हैं। जब भी हम एडजॉइन निकाल रहे होते हैं
तो जिस भी कॉलम और रो से निकाले होते हैं हमें इन साइन को फॉलो करना होता है। इन साइन के फॉलो के थ्रू करके हम इसको आगे मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं जो कर रहा हूँ एक्सपेंड वो कॉलम 1 से कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आप किसी से भी कर सकते हैं, कॉलम 1 रो 2 कॉलम 2 किसी से भी कर सकते हैं। यहाँ मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ मैट्रिक्स को बाय कॉलम 1 यानी C1। अब एक्सपेंड करने का क्या तरीका है? फॉर एग्जांपल कॉलम 1 हमारे पास ये पूरा कॉलम है, तो हमने यहाँ का 1 इस तरीके से बाहर लिख दिया और कॉलम 1 से एक्सपेंड कर रहे हैं तो कॉलम 1 यहाँ हट जाएगा और इसी तरीके से रो 1 यहाँ हट जाएगी। तो उसके अलावा जो बचेगा वो चारों इस बॉक्स में लिख दिया जाएगा। सही। और यहाँ इन साइन का काम आएगा कि बीच में कौन सी साइन लगेगी। फॉर एग्जांपल कॉलम 1 से एक्सपेंड कर रहे हैं तो हमारे पास अब प्लस का पहले साइन लगा, अब माइनस का साइन लगेगा जो भी चीज़ बाहर आएगी, यानी माइनस का 1। और इसके साथ हमारे पास क्या आएगा कि अब कॉलम 1 से एक्सपेंड करेंगे तो कॉलम 1 तो हटेगा, अब रो 2 हटेगी सेकंड टर्म पे, और ये दोनों जो बचेंगे ऊपर नीचे के यहाँ आके ये हमारे पास उसमें आ जाएंगे, मैट्रिक्स में आ जाएंगे। और इसी तरीके से ज़ीरो के साथ भी होगा। ज़ीरो लिखें ना लिखें एक ही बात है, क्योंकि अगर ज़ीरो लिखेंगे और बाद में उसके साथ मैट्रिक्स लिखेंगे तो मल्टीप्लाई करके आंसर ज़ीरो ही आएगा। तो लिखें ना लिखें इट्स अप टू यू, डिपेंड करता है, आंसर ज़ीरो ही होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। इसी तरीके से अब क्या हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि 1 हमारे पास ऐसे ही रहेगा और 4 और 0 ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 4 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 ही रहेगा। हमेशा मैट्रिक्स इसको मल्टीप्लाई करने के बाद बीच में जो साइन आते हैं वो माइनस का आता है, माइनस का साइन आया और ये -3 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो माइनस का 3 आ गया। इसी तरीके से माइनस का 1 आया, 4 मल्टीप्लाई हुआ 1 से तो ये 4 ही रहा, और ये बीच में माइनस का साइन आएगा जो कि मैट्रिक्स का होता है, जो कि बीच में डिटर्मिनेंट निकालते हुए आता है, और ये माइनस का 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। हमारे पास इस तरीके से इक्वेशन आ जाएगी। अब क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे 1 और माइनस माइनस प्लस होता है तो ये 3 हो जाएगा। इसी तरीके से ये माइनस का 1 बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो ये हमारे पास 6 हो जाएगा। तो हमारे पास 3 माइनस का 6 होगा, तो ये हमारे पास माइनस का 3 हमारे पास एडजॉइन की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, एडजॉइन की वैल्यू हमारे पास माइनस का 3 आ रही है। याद रखिएगा अगर यहाँ पे एडजॉइन निकालने के बाद 0 आंसर आता तो ये मैट्रिक्स आगे पॉसिबल नहीं हो सकता था, ये मैट्रिक्स आगे पॉसिबल नहीं होता, ये यहीं हमारा क्वेश्चन रुक जाता अगर इसका आंसर 0 आता। और ये हमारे पास क्या कहलाता कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है और आगे मैट्रिक्स सॉल्व नहीं हो सकता। जब भी एडजॉइन का आंसर 0 आएगा वो हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा और आगे मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं हो सकता। लेकिन अगर 0 के अलावा कोई वैल्यू आ रही है उसकी एडजॉइन में, चाहे वो माइनस की हो चाहे वो प्लस की हो, वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तो इसका मतलब यह है कि मैट्रिक्स आगे पॉसिबल भी हो सकता है, सॉल्व भी हो सकता है। और इसी तरीके से हमारे पास वो मैट्रिक्स कहलाता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सही है। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, -3 की वैल्यू आ रही है जो कि बराबर नहीं है 0 के, तो ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और ये हमारे पास आगे सॉल्व भी हो सकता है। सही। जिस तरीके से हमने देखा कि हमारे पास मैट्रिक्स पॉसिबल है मतलब मैट्रिक्स आगे सॉल्व हो सकता है, तो इसी तरीके से हम आगे से सॉल्व करेंगे कि आगे सॉल्व करने का क्या मेथड है। आगे सॉल्व करने का मेथड ये है कि हमारे पास अब AX का डिटर्मिनेंट अलग निकलेगा, AY का डिटर्मिनेंट अलग निकलेगा और AZ का डिटर्मिनेंट अलग निकलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने AX का डिटर्मिनेंट निकालना है तो AX का डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा हमारे पास इस तरीके से कि हमारे पास ये हमारे पास पुराना वाला मैट्रिक्स है जो कि हमारे पास डिटर्मिनेंट से पहले का मैट्रिक्स था, ये हमारे पास होल मैट्रिक्स है। अब इसकी जगह हम क्या करेंगे कि =2 के बाद वाली जो वैल्यू होती है जो कि हमारे पास थी 1 4 और -3 हमारे पास वैल्यू थी डिटर्मिनेंट की इक्वल वाली। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें AX का निकालना है, ये फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये वाली टर्म AX की है, ये वाली टर्म Y की है और ये वाली टर्म Z की है होल टर्म, तो हम क्या करेंगे AX का डिटर्मिनेंट निकाल लें। तो AX की जगह जो X वाली टर्म होगी उसकी जगह हम =2 के बाद वाले कोफिशिएंट लिख देंगे और बाकी मैट्रिक्स हमारे पास सेम वैसे ही रहेगा, जैसे इस तरीके से। इसमें हमने क्या किया, AX की जगह फॉर एग्जांपल पहली टर्म हमारे पास X वाली है, दूसरी टर्म Y वाली है, तीसरी टर्म हमारे पास Z वाली है। तो हमें AX का डिटर्मिनेंट निकालना था, तो AX वाली टर्म की जगह हमने =2 के बाद वाले जितने कोफिशिएंट थे वो लिख दिए और बाकी सारा मैट्रिक्स सेम रहा। इस तरीके से हम इसको भी दोबारा एक्सपेंड करेंगे और सारी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास AX की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से एक्सपेंडिंग बाय C1 कर रहा हूँ मैं, आप किसी से भी कर सकते हैं, मर्जी है C1 से करें किसी से भी करें। इस तरीके से हमारे पास ये यहाँ पे 1 आ गया
क्योंकि एक्सपेंडिंग कॉलम 1 कर रहे हैं तो रॉ 1 हटेगी, कॉलम 1 हटेगा, तो 0 -3 1 और 4 आ जाएगा। इसी तरीके से बीच में माइनस का साइन और ये 4 आ जाएगा, -4 के साथ आएगा। तो इस तरीके से कॉलम 1 से एक्सपेंड करें तो कॉलम 1 हटा और रॉ 2 हटी, तो इस तरीके से ऊपर और नीचे वाले 2 मैट्रिक्स आ जाएंगे, 1 और 4 आ जाएगा। इसी तरीके से माइनस का 3 है तो ये माइनस का 3 ही रहेगा क्योंकि माइनस का दिया हुआ है। और इस तरीके से कॉलम 1 हटा और मैट्रिक्स 3 हटा तो ये ऊपर वाली टर्म आ जाएंगे, 1 -2 और इसी तरीके से 0 -3। अब इसको इसी तरीके से पुराने मेथड की तरह से एक्सपेंड करेंगे, मतलब इसको सॉल्व करेंगे फर्दर। एक्सपेंड तो पहले कर चुके हैं हम, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो 4 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो हमारे पास 0 आंसर आएगा। बीच में माइनस का साइन जो कि मैट्रिक्स के लिए आता है वही आएगा और ये -3 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में। इसी तरीके से -4 होगा, 4 मल्टीप्लाई होगा 1 से 4 ही रहेगा, माइनस का साइन बीच में आएगा और ये माइनस का 2 है तो ये माइनस का 2 ही रहेगा, मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 2 1 से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरीके से माइनस का 3 ये रहेगा, ये 3 माइनस का 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का 3 रहेगा। इसी तरीके से माइनस का साइन बीच में आता है वो रहेगा और ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 ही रहेगा हमारे पास। सही, इस तरीके से फाइनली हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी तरीके से -4 हमारे पास और ये 4 इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास 6 हो जाएगा, हमारे पास 6 हो जाएगा। और इसी तरीके से -3 और हमारे पास -3 आ जाएगा। सो साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे 3 और इस तरीके से इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 सा 24, माइनस को 24 और इसी तरह से माइनस माइनस प्लस प्लस होगा, 3 3 सा 9 हो जाएगा। इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, 9 को प्लस करेंगे 3 में, माइनस का 24 प्लस का 12 और इसका हमारे पास आंसर क्या आएगा, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस का 12। तो ये हमारे पास पूरी ए एक्स की वैल्यू आ गई। इसी का तरीके से हम साइमल्टेनियसली ए वाई के लिए भी प्रूफ करेंगे और ए जेड के लिए भी प्रूफ करेंगे। इसी तरीके से हम हमारे पास तीनों की ए एक्स की, ए वाई की और ए जेड की तीनों की वैल्यूज़ निकल गई। अब क्रैमर्स रूल्स का मतलब ये होता है कि हमें एक्स की वैल्यू अलग चाहिए, वाई की वैल्यू अलग चाहिए और जेड की वैल्यू अलग चाहिए। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कैसे निकलती है कि फॉर एक्स के लिए हमें क्या करना होता है, एक्स की वैल्यू के लिए हमें क्या करना होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स जो हमने निकाले, यहाँ पे जो हमने निकाला था, यहाँ पे जो हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकाला था ये डिवाइड हो जाए जो टोटल डिटर्मिनेंट हमने मैट्रिक्स का निकाला था उससे। सही, इसी तरीके से हम वाई के लिए भी यही करेंगे कि डिटर्मिनेंट वाई के लिए हम क्या करेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई जो होता है वो हम डिवाइड कर देंगे होल डिटर्मिनेंट से। सही, और इसी तरीके से साइमल्टेनियसली जेड के लिए भी हम ये करेंगे। फॉर जेड के लिए जेड इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए जेड डिवाइडेड बाय होल डिटर्मिनेंट। अब हमारे पास क्या है, एक्स की वैल्यू हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास यहाँ क्या निकला था, माइनस का 12 निकला था। तो माइनस का 12 हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, इधर हमारे पास डिटर्मिनेंट जो निकला था वो हमारे पास माइनस का 3 निकला था, तो माइनस का 12 डिवाइड हो जाएगा माइनस के 3 से। इसी तरीके से वाई के लिए हमारे पास ए वाई की वैल्यू हमारे पास क्या निकली थी, यहाँ पे हमारे पास ए वाई की वैल्यू 9 निकली थी, तो हमारे पास 9 डिवाइड हो जाएगा माइनस का 3 से। इसी तरीके से जेड के लिए क्या होगा, हमारे पास ए जेड की वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या निकली थी, आप देख सकते हैं 0 निकली थी, तो 0 डिवाइडेड बाय माइनस का 3 हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई, माइनस माइनस से कटा, 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12, तो एक्स की वैल्यू 4 आ गई। वाई की वैल्यू हमारे पास 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9, तो माइनस का 3 आ गया। और जेड की वैल्यू क्योंकि 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड होती है आंसर 0 होगा, तो इस तरीके से हमारे पास एक्स की वैल्यू ये आ गई, वाई की वैल्यू ये आ गई और जेड की वैल्यू ये आ गई। तो इस तरीके से हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू टोटल निकलती है। तो ये हमारे पास पूरा मेथड होता है क्रैमर्स रूल्स का, जिसको हमें सॉल्व करना होता है और एक्स वाई और जेड की पूरी वैल्यूज़ निकालनी पड़ती हैं। उम्मीद है वीडियो आपको समझ आई होगी, क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी आपके लिए कोई मसला होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शब खैर।